जिसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, उस बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस। लीवर का खराब हो जाना, इतना खराब हो जाना कि खत्म होने की स्थिति में आए, उस बीमारी को भी ठीक करने की ताकत इस चूने में है। चूना खिलाइए उनको, वही तरीका मैंने बता दिया, उसके रस में। हाँ, जिनको भी लीवर का त्रास है, लीवर का त्रास जॉन्डिस में होता है, काविड़ में होता है, पीलिया में होता है, सिरोसिस में होता है, इन सबको चूना खिलाना है उसके रस में। उसका रस सुबह सुबह कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो एक दिन पहले ला के रख लीजिए। हाँ, और कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी कारण से तो पानी में मिला के दे दीजिए। और चूना किस बीमारी में काम आता? बहुत ज्यादा दिन तक जिन्होंने शराब पिया है और शराब पी के शरीर उनका खराब हुआ है, उनकी सबसे अच्छी औषधि है चूना। ज्यादा दिन जो शराब पिए हुए लोग होते हैं, उनके शरीर के अंदर के अंग बहुत खराब हो जाते हैं, उनको अगर ठीक करना है जिंदगी में तो उनको भी चूना खिलाएं। शराबी लोगों की सबसे अच्छी औषध है चूना। कितने दिन? लगभग 4 महीने। और चूना किसको खिला सकते हैं? कुछ ऐसे लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनमें पढ़ाई करते समय कुछ खास तरह के उनके सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है, जब परीक्षा आएगी तो बुखार आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के नाम से ही रोना शुरू कर देते। सवेरे हुआ, स्कूल का समय आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, पेट में दर्द हो रहा है। वो उसी समय होगा जब स्कूल जाने का टाइम है। आप बोलो स्कूल मत जाओ, दर्द तुरंत ठीक हो जाए। ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। जिनको परीक्षा के नाम से डर लगता है, बुखार आ जाता है, स्कूल जाने से घबराते हैं, स्कूल जाना बिल्कुल नहीं चाहते, पढ़ाई से कतराते हैं, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे सब बच्चों की औषधि है चूना। पानी में डाल के दे दो, दही में डाल के दे दो, ताक में मिला के दे दो, जूस में मिला के दे दो। और मेरी तो आप सबको एक छोटी सी सलाह है कि आपके घर में पानी भरने का तो घड़ा है ना मिट्टी का, उसमें सुबह सुबह चूना डाल दो, सब लोग पी लेंगे तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। आप रोज मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, पानी भरते ही थोड़ा सा चूना डाल दो, दिन भर वो पानी कोई भी पिएगा, सबके शरीर में चूना जाएगा, सबके काम आएगा। कितना डालें? अगर 15 लीटर का घड़ा है, 15 लीटर का, तो उसमें कम से कम 5 ग्राम चूना डाल दो। 20 लीटर का है तो 6 से 7 ग्राम चूना डाल दो, और 30 लीटर वाला घड़ा है सबसे बड़ा, तो उसमें 10 ग्राम तक चूना डाल दो। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, लेकिन पान वाले से जब भी चूना लाओ तो कहना हमको सेंट मिलाया हुआ नहीं, बिना सेंट मिलाया हुआ चूना दो, गीला। चूना कभी भी लाना है और उपयोग करना है तो गीला ही उपयोग करो। तो पान की दुकान में 2 तरह का मिलता है, एक तो सेंटेड है जिसमें खुशबू मिलाई हुई है, वो पान वालों के काम का, वो आपके काम का नहीं। आप उनको बोलो बिना सेंट मिलाया हुआ दे दो, वो आप ले आओ। और अगर पान की दुकान में ना मिले तो बाजार से सीधे चूने का पत्थर खरीद लाओ, पानी में डाल के 2-4 दिन उसको छोड़ दो, 2-4 दिन में पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। इस पानी को हटा दो, चूने को उपयोग करना शुरू कर दो। और चूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं और चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना है। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में। पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाएं, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते। गीला चूना महीना, 2 महीना, 3 महीना कभी भी खराब नहीं होता। पानी डालते रहिए, चूने का उपयोग करते रहिए। लेकिन
मेथी और साथ में खा रहे। हाँ, एक मिनट बात करता हूँ इस पे थोड़ी देर में। दूध और दूध के पदार्थ जी, मेथी का अगर प्रयोग कर रहे और साथ में चूने का, अगर आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर है तो आप मेथी और चूना दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के बीच 1 तास का अंतर रखें। लेकिन 70 से कम उम्र है तो दोनों में से कोई एक ही आपके लिए अच्छा है। चाहे चूना ले लीजिए, चाहे मेथी का दाना ले लीजिए। आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। कैसे? थोड़े दिन मेथी का दाना ले लीजिए 1 महीने, फिर 1 महीने चूना ले लीजिए, फिर 1 महीने मेथी का दाना, फिर 1 महीने चूना, तो जिंदगी की सब बीमारी चली जाएगी। जी, पान के साथ जरूर खाइए, लेकिन उसमें कत्था मत लगाइए। चूने का पान खाइए, कत्था मत लगाइए, तो वो चूना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पान खाइए चूने वाला, कत्था मत लगाइए। कत्था और चूने का दुश्मनी है, इसलिए कत्थे के साथ कभी भी चूना नहीं खाना। कत्था चूना दोनों साथ नहीं खा सकते। आयुर्वेद में निषिद्ध है। खाली चूना खा सकते, कत्थे के साथ नहीं। जी, तो पान वाले को कहिए कि हमारे पान में खाली चूना लगा, कत्था मत लगा। बिना कत्थे का पान खाओ। जी, चूने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, चूने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है, चूने से वजन कम होता है, चूने से शुगर कम होती है, चूने से बुद्धि बहुत बढ़ती है। शरीर के जितने भी हार्मोन्स का बैलेंस टूटा हुआ है, चूना वापस उसको स्थापित कर देता है। आई को जो 45 साल की उम्र में मासिक पानी बंद होने के बाद जितने भी त्रास है वो चूने से भी ठीक हो जाता है। जो कुछ मेथी दाने से ठीक होता है वो चूने से भी ठीक होता है। रात में कम खाएं तो अच्छा है, दिन में सबसे अच्छा है। और दिन में भी सबसे अच्छा समय है सुबह का। साइड इफेक्ट एक ही है। अगर आपको पथरी बनने की शिकायत है तो साइड इफेक्ट चूने का आएगा, वरना किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आता। अगर आपको पहले से शरीर में पथरी बनने की शिकायत है तो चूना खाने पर इतना ही होगा कि पथरी फिर बन जाएगी। इसलिए आप पथरी बनने की शिकायत पहले दूर करिए। वो नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी चूना ज्यादा खाया तो पेशाब के साथ शरीर के बाहर अपने आप निकल जाएगा। चाट के खाया तो चाट के खा लीजिए। जीभ की ताकत कितनी है ये इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी जीभ टॉलरेट कर सकती है तो चाट के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 ग्राम तक चाट सकते हैं रोज। पान के साथ चूना लगा रहा, उसमें कुछ डालना क्या? पान में सौंफ डाल सकते हैं, लवंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, कत्था नहीं डाल सकते। हाँ, तो बिना कत्था डाले चूना लगा के खा लीजिए। बच्चे को लगभग, अगर आपका बच्चा थोड़ा उम्र में 15 साल के आसपास है तो उसको 1 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन 15 से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको आधा ग्राम ही काफी है। 1 ग्राम का आधा। उनको लगभग, अगर आप मानसिक बीमारी के लिए दे रहे हैं, जिनको मैंने कहा ना मतिमंदता है, उनको तो 1 साल लगातार देना पड़ता है। उच्च बढ़ाने के लिए अगर दे रहे हैं तो भी लगातार 1 साल देना पड़ता है। बाकी सभी बीमारियों में 3 महीने से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। काविल के रोग में, जॉन्डिस में 10 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। जी, ले सकते हैं, चूने से कोई तकलीफ। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण माहिती देने जा रहा हूं, तो सभी आइए ध्यान से सुने तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो 2-4 दिन होते ही उनको कावड़ हो जाता है। कई बार ऐसा जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस कई बच्चों की जान ले लेता है। और आजकल ऐसी बहुत केस आ रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके भी घर में नया बच्चा आया है वो आई को नियमित रूप से चूना खिलाइए, तो उसका जो दूध है, दूध में चूना आएगा और बच्चे को मिल जाएगा, तो उस बच्चे को कभी भी काबिल नहीं आएगा। हाँ, अगर आई को 8 महीने पूरे हो गए तो चूना खिलाना शुरू कर दिया। लगभग 7 महीने से भी दे सकते हैं। आई को कैसे देना है? सुबह सुबह नाश्ते के समय दही और चूना दोनों मिला के दीजिए। 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना गर्भवती गर्भस्थ आई को जरूर दीजिए, ताकि उसके बच्चे को काविड़ ना हो। जो आई भी गर्भावस्था में चूना खा ले 1 महीने, उस आई के बच्चे को कभी भी काविड़ नहीं होता।
जॉन्डिस होता है, और उस आई का बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है और आई को कभी सिजेरियन नहीं होता। अगर चूना खाया है आई ने, 1 महीने भी लगातार खाया है, तो आई को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में कोई भी आई गर्भावस्था में हो तो सवेरे दूध में नहीं, सॉरी माफ करिए, दही में चूना मिला के देना शुरू कर दे, और उसी आई को एक काम और करेंगे तो और भी अच्छा है। सवेरे तो दही और चूना देना, और रात को उस आई को गाय का दूध और तूप मिला के देना। गाय का दूध और उसमें मिलाया हुआ तूप, 1 गिलास दूध में कम से कम 2 चम्मच तूप रात को देना, और सकाड़ी दही और चूना देना, नहीं तो ताक और चूना देना। ये 2 चीज अगर नियमित रूप से 2 महीने 3 महीने आई को दे दिया गर्भावस्था में, तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, और उस बच्चे को भविष्य में कोई भी रोग और बीमारी जल्दी नहीं आएगी। उस बच्चे को लस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो पोलियो का लस देते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का लस देते हैं, जो बच्चों की आई ने चूना खाया है गर्भावस्था में, उन बच्चों को कोई भी लस देने की जरूरत नहीं होती। उनका शरीर का रेजिस्टेंस पहले से ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी बीमारी को वो झेलने की ताकत पहले से रखते हैं। मैंने ये प्रयोग 100 आई के करके देखा पिछले 6 साल, और उन सभी के बच्चे बिना सीजर हुए हैं, बच्चे तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, किसी को भी पोलियो वैक्सीन नहीं दिया आज तक। कोई बच्चा उसमें 2 साल का है, कोई 3 साल का भी है, और 3 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनका IQ माने बुद्धि इतनी तेज है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भी मात करते हैं। उनमें से एक छोटी बेटी है, अकोला में है, उसका भी एडमिशन कराया 3 साल की उम्र में, तो उसके स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि इसको 3 क्लास के बच्चे से भी ज्यादा ज्ञान है, अभी उसका एडमिशन KG में हुआ है। इतना IQ तेज है, रिसेप्टिविटी इतनी तेज है, और ये सारा का सारा प्रभाव है चूने का। वो आई ने गर्भावस्था में नियमित रूप से 4 महीने चूना लिया है, उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है, कभी दांत निकलते समय बीमारी उसको हुई नहीं। बच्ची को सर्दी जुकाम आज तक 3 साल हो गया, कभी आया नहीं उसको, बुखार को भी हुआ नहीं। पूरे अकोला शहर में चिकनगुनिया हुआ, उस बच्ची को नहीं हुआ, उसकी आई को भी नहीं हुआ। जी क्या बोला मैं? सर्दी सर्दी सर्दी, जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, ऐसे बच्चों को भी चूना दीजिए। तरीका वही है, पानी में मिला के, नहीं तो दही या ताक में। तो ये चूना मैंने देखा है 48 रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है, अकेला चूना। पेशाब की तकलीफ में अगर रुक रुक के पेशाब आती है, उनको चूना मत देना। रुक रुक के जिनको पेशाब आती है, ड्रिबलिंग जिसको कहते हैं, उनको चूना नहीं देना, बाकी किसी को भी दे सकते हैं। अभी चूना और मेथी 2 औषधि की माहिती मैंने आपको दी, समझ में आई? अभी तीसरी एक माहिती और देखो। जैसे चूना है, मेथी है, ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है दालचीनी। बहुत ही अद्भुत है ये दालचीनी, इतनी अच्छी औषध है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए, तो ट्यूबरकुलोसिस माने टीबी, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी। खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए, और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में काम आती है। आपको बहुत तेज बुखार आया, उसमें दालचीनी काम आती है।
सर्दी जुकाम होता है उसमें दालचीनी काम आती है, वायरल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है, बैक्टीरियल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है, शरीर को मोटापा बहुत हो गया है, वजन कम करना है उसमें दालचीनी काम आती है, शरीर को कभी भी भूख ही नहीं लगती है उसमें दालचीनी काम आती है, एकदम बारीक शरीर है जिन बच्चों का उनको भी दालचीनी काम आती है। ये एक दालचीनी 23 रोगों को ठीक कर देती है, बहुत अद्भुत है। तो रसोई में जरूर रखिए इस दालचीनी, कभी भी आप इसको उपयोग करेंगे धोखा नहीं देगी दालचीनी। सब्जी में डालना क्या? सब्जी में डाल के खा सकते हैं, दालचीनी तो सब्जी में डाल के ही खाने की चीज है, मसाले के रूप में ही उपयोग होती है। गरम मसाले में दालचीनी के बिना चलता नहीं है, तो मसाले में तो डलती ही है, लेकिन अलग से आप उसको उपयोग करें तो वो बहुत ही अच्छी औषध है। प्रमाण ये 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच मध। मध और इसके साथ अपना मेथी के साथ बाद में वो भी खा। अगर मेथी खा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं, ये खा रहे हैं तो मेथी की जरूरत नहीं। एक बार में एक ही औषधि खाइए जी। बच्चों को मात्रा कम करिए, आधा चम्मच काफी होता है बच्चों को, बड़े लोगों को 1 चम्मच। एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है दालचीनी। किसी भी तरह की एलर्जी आपको है शरीर में, नियमित दालचीनी खाइए मध में मिला के। मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के 3 से 4 महीने में सब एलर्जी ठीक कर देते। सुबह के समय खाली पेट। एसिडिटी के लिए खाइए दालचीनी, बहुत अद्भुत है। ठीक है, अब क्या क्या हो गया? मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, दालचीनी हो गया। अब एक चौथी औषधि और बताओ, बहुत अच्छी औषधि है, वो आप सभी के काम आएगी जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, वात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती है वात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है। और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता है, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर देते। परिजात के पत्ते, परिजात का फूल आपने देखा, सफेद फूल होता है और डंडी नारंगी होती है और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए, जिनको भी पुराना वो है अर्थराइटिस, गुर्दे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। कितना पानी? 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना। छान के पिए तो अच्छा है, और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा है। वो पत्ते अगर जाएं पेट में तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना। तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, परिजात के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना, मुंह धो के साफ करके कुल्ला तकून करके। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज, वो सॉरी अर्थराइटिस, जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता, वो हाथ पर हिलना शुरू करा देगा। और कितना भयंकर दर्द हो, 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा देगा। बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनंती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं।
और पारिजात का झाड़ गमले में भी लग जाता है, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता है। ये पारिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है। और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत है। शुरुआत है तो 1-2 दिन ही लेना, बहुत गर्म है। शुरुआत है तो 2 दिन ही लेना, तो उतना ही काफी। लेकिन ज्यादा पुराना है तो 15-20 दिन लगातार ले सकते हैं। दूसरा नाम है उसका, हम परिचार का समझते हैं। दूसरा नाम उसका है हार सिंगार। पारिजात जो नाम है वो मराठी नाम है, हार सिंगार हिंदी नाम है। हार सिंगार समझते? वो भी नहीं समझते। तो मैं आपको शक्ल बताता हूं उसकी। सफेद रंग का छोटा फूल होता है और नारंगी रंग की उसकी डंडी होती है। पारिजातक वो एक ही बात है। पारिजातक उसको संस्कृत में कहते हैं, पारिजात मराठी में कहते हैं, हार सिंगार हिंदी में कहते हैं। मालूम है? तो बहुत अच्छा। इसलिए मेरी विनती है कि घर में थोड़ी भी जगह है तो एक पारिजात का झाड़ लगा के रखिए, बहुत काम आएगा आपके, नहीं तो आपके पड़ोसी के। क्योंकि आजकल संधिवात बहुत हो रहा है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें संधिवात नहीं। और संधिवात की सबसे अच्छी अचूक दवा आयुर्वेद में यही है, पारिजात के पेड़ का पत्ता, फल नहीं, पत्ता। आपने बोला चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में भी ये अद्भुत काम करता है। अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो पारिजात के पत्ते का रस पिएंगे तो 3 दिन में ठीक होगा। एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 6 महीने भी ठीक नहीं होने वाला, गारंटी मैं देता हूं। हजारों रुपए खर्च करेंगे, पैरासीटामोल की कितनी भी गोली खाएंगे, कितने भी इंजेक्शन लगाएंगे, 6-8 महीने आपका ठीक ही होने वाला नहीं है। और पारिजात के पत्ते का रस 3 दिन में ही चिकनगुनिया ठीक कर देता है। पत्ते, फूल नहीं, पत्ते, सिर्फ पत्ते, फूल नहीं खा लेना कभी। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पत्ते ही काफी है एक दिन में। बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है। उसकी और भी कई तकलीफें ये दूर कर देता है। मूत्र से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायतें हैं बूढ़े लोगों को, वो पारिजात के पत्ते के रस से ठीक हो जाती है बिल्कुल। मूत्र खड़ा तो ठीक नहीं होता, लेकिन मूत्र की दूसरी तकलीफ है, मूत्र में रुकावट आती है, बूंद बूंद करके मूत्र आता है, मूत्र आते समय बहुत जलन होती है, ये सब बीमारियां ठीक कर देता है। आगे चलें। ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि आपके घर में है, बहुत अच्छी है वो भी जी। पत्ते बारीक करके चटनी बनाना, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालना, पानी को खूब अच्छे से उबालना, इतना गर्म करना कि आधा पानी रह जाए, फिर उस पानी को ठंडा करना, फिर उसको पीना। चबा के खा सकते हैं। सुबह खाली पेट, पत्ते अंदर पड़े हैं वो चबा के खा जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छान के फिल्टर करके पानी तो जरूर पी लेना। कच्चा रस अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन असर ज्यादा दिन में आएगा। इसलिए पत्ते को पीसकर चटनी बनाकर पानी में गर्म करके लेंगे, असर जल्दी आएगा। आगे आपके स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषधि, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दूधी भोपड़ा। ये जो दूधी भोपड़ा है ये अद्भुत है। इसकी भाजी आप खाते हैं रोज, बहुत अच्छा है, तरकारी खाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसका रस पिए दूधी भोपड़े का तो आपके शरीर की 15 बीमारियों को अकेला दूधी भोपड़े का रस ठीक कर देता है। सबसे खराब बीमारी जिसको हृदयघात, हृदयघात आप सब समझते हैं, हृदयघात, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जिनको भी है या हुआ है या होने की शक्यता है, उन सब की सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा, दूधी भोपड़े का रस। क्या करना है, दूधी भोपड़े को काटना छोटा छोटा पीस, फिर चटनी बनाना, फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस निकालना, नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रस निकल सकता है।
अब ये जो दूधी भोपड़े का रस है, इसमें थोड़ा कोथिमीर का रस मिला। 1 गिलास दूधी भोपड़े के रस में आधा चम्मच कोथिमीर का रस, फिर इसी में आधा चम्मच पुदीने का रस मिला, पुदीना, फिर इसमें आधा चम्मच आल का रस मिलाना, अदरक, थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं, आधा चम्मच, और ये सब मिला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पीना। तो इससे क्या क्या ठीक होने वाला है? हृदय घात कितना भी खराब स्थिति का हो, 3 महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया, उसको जिंदगी में दोबारा हृदय घात कभी नहीं होगा। और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो, कल करा लो, नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हृदय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस। कभी कभी डॉक्टर आपको यह कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई 2 आर्टरीज, फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70% ब्लॉक हो गई, तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाए। वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो कभी भी मर जाओगे। तो डॉक्टर को कहना कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है, आपको नमस्ते, आपने हमको सुझाव दिया, धन्यवाद। घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने की गरज ही नहीं पड़ेगी। हृदय की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा। इस दूधी भोपड़े से और भी एक रोग ठीक होता है, ये संधिवात। अगर गुर्गे का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, दूधी भोपड़े का रस पीते रहिए, 3-4 महीने में ये सब दर्द मिटा देगा। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, आधा सिर का दर्द, माइग्रेन। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, और वो रोग आपके रक्त के विकार का है। रक्त में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी आ जाती है। ज्यादातर एसिडिटी पेट में होती है, लेकिन कई बार रक्त में आ जाती है, और रक्त की एसिडिटी सबसे खराब होती है। इतने खतरनाक रोग आते हैं कि जिसको ठीक कोई ना कर पाए। सोराइसिस हो सकता है, इचियोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। इन सभी रोगों में आधारभूत औषधि है दूधी भोपड़े का रस। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई है, दूधी भोपड़े का रस लेंगे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता है। मोटापा बहुत हो गया है, ओबेसिटी आ गई है, वजन बढ़ गया है, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, 4 महीने में वजन कम कर देता है। नींद नहीं आती रात को, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। भूख नहीं लगती, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, भूख बहुत अच्छी लगेगी। आंखों की रोशनी कम हो गई है जिनकी, उनको दूधी भोपड़े का रस पिएंगे तो रोशनी बढ़ जाएगी आंखों। 3-4 महीने, लेकिन इसको ज्यादा भी लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 4 महीने तो कम से कम ले ही लीजिए, लेकिन अगर 4 से 8 महीने भी ले लें तो कोई हरकत नहीं। बार बार नहीं मिलते ना, बार बार मिलेगी, घर में लगा लीजिए। दूधी भोपड़े का एक बीज आप लगाएंगे तो उस पर कम से कम 100 दूधी भोपड़े आएंगे, तो घर में लगा लीजिए। इतनी जगह में, छोटी सी जगह में हो जाती है, गमले में भी हो जाती है, कभी भी मिलेगी। लगाना क्या जी हाँ, दूधी भोपड़े के रस से भी काम होगा, लेकिन परिजात में बहुत जल्दी होगा, इसमें थोड़ा देर होगा। 40 मिनट तक कुछ खा नहीं सकते। दूधी भोपड़े का रस लेने के बाद 40 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं, 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला क्या नमक? मैंने बोला कोथिमीर का रस, मैंने बोला पुदीने का रस, मैंने बोला आल का रस। मैंने कभी नहीं बोला इसमें नमक मिलाना। अगर मिलाना होता तो मैं बोलता। नमक मिलाया तो उसका सब ताकत खत्म हो गया, नमक नहीं मिलाना। जी नहीं मिला तो कोथिमीर का चलेगा, कोथिमीर का भी नहीं मिला तो तुलसी का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल ही दीजिए। आल का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल लीजिए।
चलेगा, पत्ते डाल दीजिए। मिक्सर में जब पीस रहे हैं तो पत्ते सीधे ही डाल दीजिए तो भी चलेगा। समझ में आया? दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है। मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि हृदय रोग का कोई भी मरीज, कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, कभी मत कराओ, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन कराओ या मत कराओ, स्थिति आपकी वही रहने वाली है। ऑपरेशन होने के बाद यही है कि 2-2.5 लाख रुपए डॉक्टर आपसे ले लेगा, गारंटी कुछ नहीं देगा, वो कहेगा अगले दिन भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो क्या फायदा ऑपरेशन कराने का। और मैं आपको बताऊं, हृदयघात का ऑपरेशन करने वाले सब डॉक्टर अपना ऑपरेशन कभी नहीं कराते, वो खुद दूधी भोपड़े का रस पीते, कभी नहीं कराते, क्योंकि उनको माहिती है ऑपरेशन के बाद भी ठीक कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया, एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास सर्जरी कराया, फिर से हार्ट अटैक आया और दोबारा पैसा नहीं था इसलिए ऑपरेशन नहीं करा पाए और दूधी भोपड़ा लेना शुरू किया और वो ठीक है। इसलिए ऑपरेशन कराने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। क्या होता है वो मैं समझाता हूं। डॉक्टर करता क्या है, हृदय को रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं, जिनको आर्टरीज कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उनमें एक स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, और वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में आपने देखी, बॉल पेन में एक स्प्रिंग देखिए, वही स्प्रिंग है, उसको अंग्रेजी में स्टंट कहते हैं। ये स्टंट 3 रुपए का बनता है और डॉक्टर जब आपको हृदयघात के ऑपरेशन में इसको डाल देता है तो 3 लाख रुपए ले लेता है। 3 रुपए की चीज है और आपसे 2.5-3 लाख ले लेगा और बोलेगा गारंटी कुछ नहीं, कल फिर अटैक आ सकता, तो फायदा क्या उसको डलवाने का। इसलिए कभी भी हृदयघात का ऑपरेशन कराने की कोशिश मत करिए। दूधी भोपड़े के रस से आपको कोई भी स्थिति ठीक हो जाएगी। मुफ्त की दवा है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अलग-अलग प्रकार के रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। भोपड़े कम से कम 2 प्रकार के तो मैंने देखे, एक तो गोल होता है और एक लंबा होता है। ये जो लंबा वाला है ये सबसे अच्छा है, तो लंबा वाला जो भोपड़ा है उसका रस सबसे अच्छा है। गोल वाला जो है इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते। हाँ, अगर बीज कम होगा तो सबसे अच्छा होगा, और कड़ू है तो उसको प्रयोग कम करिए। कड़ू वो तब होता है जब पक जाता है। पका हुआ दूधी भोपड़े का रस ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, कच्चा हो एकदम। तो उसकी पहचान कैसे करना, एक दूधी भोपड़ा हाथ में लीजिए, उसमें नाखून लगाइए, तो आसानी से नाखून अगर घुस गया तो वो बहुत अच्छा है, और नाखून घुस नहीं रहा है तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, आगे चले, चलिए जी। निरोगी मानस भी इसका रस पी सकते, बहुत अच्छे से पी सकते। अगर निरोगी मानुष इसको पिएंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए, विजातीय द्रव या विजातीय तत्व जो शरीर के अंदर घुसे हुए हैं, जिसको जहर कहा जाता है, दूधी भोपड़े का रस इस पूरे जहर को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। ये शरीर की ऐसी सफाई करता है जैसे कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छी सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है, जॉइंट्स जितने भी हृदय के आसपास के वहां सफाई करता है, शरीर के जितने भी जॉइंट्स है वहां सफाई करता है, बहुत अच्छा सफाई करता है। जैसे किसी गाड़ी को ओवर हालिंग करते हैं ना, वैसे दूधी भोपड़ा शरीर के अंदर की ओवर हालिंग करता है। भाई इसको जरा बंद कर। हाँ, पानी डाल के ना पिए तो अच्छा है, और अगर कोई मजबूरी है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज्यादा मत डालिए। इतना मत पानी डाल दीजिए कि भोपड़ा ना रहे, पानी ही रह जाए। थोड़ा सा मामूली उतना, जब आप उसको पीस रहे हैं तो थोड़ा पानी तो लगेगा, बिना पानी के पिसेगा नहीं, उतना पानी। बार बार माने हर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन रोज सुबह 1 गिलास पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 200 मिलीलीटर का गिलास इतना काफी है।
और बीमारी वालों को 300 मिलीलीटर। साल भर ले सकते हैं, कोई हरकत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चले, चलिए। जी जी, क्या बोला? हाँ, ऊषा पान करना हो तो सबसे पहले पानी पीना है। पानी पीने के 40 मिनट के बाद आप दूधी भोपड़े का रस पी सकते हैं। ऊषा पान तो सबको कंपलसरी करना ही है। उसके 40 मिनट बाद कोई भी औषध ले सकते हैं। अगर आपको मेथी दाना भी लेना है तो ऊषा पान के 40 मिनट बाद, दूधी भोपड़े का रस लेना है तो ऊषा पान के 40 मिनट बाद। ऊषा पान सबको करना है, 40 मिनट बाद आप कोई भी औषध ले सकते हैं। चूना में सकते क्या? नहीं, दूधी भोपड़े के रस में चूना। सुबह के ऊषा पान में, ऊषा पान में तो ऊषा पान का पानी सीधे ही रखिए, सादा सादा। चूना मिलाया हुआ पानी बाद में पीजिए। गर्म पानी माने कोमट पानी, हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। आगे अभी चलता हूं। जैसे दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है, ऐसे ही एक बहुत अच्छी औषध है स्वयं पाक गरम, वो भी बहुत अद्भुत है। उसका नाम है हळद, हल्दी, बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया है, खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हळद। हळद लेने के 2 तरीके हैं। आप हळद को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, हळद में मध मिला के ले सकते हैं और हळद में गाय का तूप मिला के भी ले सकते हैं। ये 2 तरीके से हळद ली जाती है। या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मध में या गाय के तूप में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत काम आती है। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हळद। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषध है हळद। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना। उनको थोड़े दिन हळद दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को, तो सूखी हळद जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए। अंदर चम्मच में हळद भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए। बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी। यही हळद रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हळद का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हळद का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता। और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसानी से। और हळद एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। 5 गुण एक साथ हळद में है। कहीं चोट लग गई है, तुरंत हळद लगा दीजिए, खून बंद हो जाए। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हळद से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हळद खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के। रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हळद कर सकती। कितना लेने? वही आधा चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती। मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा, एक मशी को 4 साल रगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली है। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की है, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती है। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाएं, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हळद ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है
कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है। इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हळद लगाइए, हळद लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं आएगा। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर्य को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हळद खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हळद का अद्भुत उपयोग है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हळद से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हळद अमेरिका में पेटेंट करा ली गई। अमेरिका सरकार ने हळद पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट से लिए गए। हळद का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हळद का उपयोग होता है? हळद आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हळद है पाउडर के रूप में। एक ताजा हळद आती है, लीली हळद कहते हैं, आंबा हळद कहते हैं, ताजा हळद कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है। उस हळद की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को, जिसको गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हळद का रस मध मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हळद पर, उन रिसर्च का यह कहना है कि हळद में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है और ये सिर्फ भारतीय हळद में ही है और दुनिया के किसी देश की हळद में नहीं है। पाकिस्तानी हळद में ये नहीं है, बांग्लादेशी हळद में नहीं है, भारत की हळद में। तो हळद आप घर में रखिए, ताजा हळद मिले और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हळद में गुड़ मिला के, काकवी मिला के उसको देते हैं। अब एक और बताता हूं, अपने स्वयं पाक घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जैसे हळद है वैसे एक है जीरा। जीरा बहुत अच्छी औषध है। पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरीर में, ये सब जीरे से ठीक हो जाते हैं। पित्त के रोग आप सब समझते हैं, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, खट्टी खट्टी डकार आना, भोजन का पचन नहीं होना, इनडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, बार बार उल्टी होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, नौसिया होना, ये सब पित्त के रोग। इन पित्त के रोगों की सबसे अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जीरे को ले लीजिए आधा चम्मच और आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए, पानी को खूब गर्म कर लीजिए, पानी को फिर ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके इस पानी को चाय की तरह से पी लीजिए और जो जीरा उसमें है उसको चबा के खा लीजिए। तो नियमित रूप से अगर सुबह सुबह आपने लेना शुरू किया तो ये जीरा पित्त के सभी रोगों को आपके शरीर से बिल्कुल दूर कर देगा। गैस बनना बंद हो जाएगी, खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी, भोजन की जो अपच है वो ठीक हो जाएगी, वॉमिटिंग सेंसेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनडाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब बीमारी पित्त से संबंधित जितनी भी हैं, जिनको भी कहते हैं ना पित्त बिगड़ गया है, पित्त बिगड़ गया, उन सबको बोलिए जीरा खाएं। एसिडिटी वही पित्त बिगड़ा, एसिडिटी भी पित्त की ही खराबी है। तो जीरा बहुत अच्छी औषध है। अभी आगे चलता ऐसे जी, जीरा आधा चम्मच, हाँ 3-4 महीने, 3-4 महीने से ज्यादा कोई भी औषध लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा पाउडर खाए तो भी चलेगा? चलेगा, चलेगा जी। हल्दी थायराइड को तो बराबर नहीं करती, थायराइड को बराबर करने वाली अलग औषधि है अपने घर में, उसका नाम है कोथिंबीर। अभी बात आ गई है तो इसी को बता देता हूं। कोथिंबीर जो है ये थायराइड की सबसे अच्छी औषध है। जिनको भी थायराइड बढ़ गया, डॉक्टर कहता आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप कोथिंबीर का रस पीजिए। और कोथिंबीर जब ताजा मिलता है तब तो रस पी सकते हैं, कभी महीने ऐसे भी आते हैं जब नहीं मिलता कोथिंबीर,
तो सूखा वाला जो आता है ना, धनिया जिसको कहते हैं, मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में डाल के ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में आता है सूखा हुआ। मैं बताता हूं ये थायराइड क्या होती है, कल बताऊंगा, आज थोड़ा समय कम है। आज मैं चाहता हूं कि आपके स्वयं पाक घर की मुख्य मुख्य औषधि आपको पता हो जाए। एक बहुत अच्छी औषध अपने स्वयं पाक घर में है, उसका नाम है नमक। बहुत अच्छी औषध। ये नमक क्या काम में आता है? जिसको भी ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, लो बीपी, उसकी सबसे अच्छी औषध है नमक। क्या करना है? इसको पानी में मिला के पीना। जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको नमक पानी में मिला के पीना सबसे अच्छी औषध है। कितना नमक और कितना पानी? 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिला सकते हैं, या आधे चम्मच से थोड़ा कम। उतना अगर नियमित रूप से पिएंगे तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल ठीक कर देता है। और यही नमक हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। लेकिन वो कैसे ठीक करता है? हाई ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी है, उनको नमक मिला के पानी में स्नान करना, पानी से, नमक पानी से स्नान करना। हाई बीपी जिनको, लो बीपी जिनको है, उनको नमक पानी पीना है। हाई बीपी जिनको है, उनको नमक पानी से स्नान करना। 1 बाल्टी पानी में 100 ग्राम नमक मिला दीजिए, इस नमक पानी से स्नान करिए। स्नान करते समय पानी को कभी सिर पर मत डालिए, सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर डालिए। और स्नान करने के बाद शरीर को 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको पोंछने का नहीं है। नमक लगा है तो लगा रहने दीजिए, कपड़े पहन लीजिए, और कभी भी साबुन मत लगाइए। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर 15 से 20 दिन में ही ठीक हो जाएगा। नमक पानी से स्नान करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कौन सा नमक? सबसे अच्छा जो नमक आता है वो सेंधा नमक, सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पे जो नमक आता है काला नमक, और तीसरे नंबर पे नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक, पाउडर नहीं, वो जो छोटे छोटे डेले में आता है ना क्रिस्टल, वो नमक। ये जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयोडीन युक्त, ये तो बहुत ही खतरनाक है। सरकार ये जबरदस्ती सबको खिला रही है। हमने इसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है भारत सरकार ने। भारत सरकार के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है। ये जो जबरदस्ती सबको आयोडीन युक्त नमक खिला रहे हैं ना, ये बहुत ही खराब है। आप कोई भी मत खाइए इसको, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक कभी भी मत खाइए। क्यों नहीं खाए वो जान लीजिए। दुनिया में जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे 24 देश हैं जिनमें आयोडीन युक्त नमक 20 साल पहले बैन कर दिया गया। कारण उसका क्या? इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंभीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुंसकता, इम्पोटेंसी। तो वहां के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके रिपोर्ट दिया कि इम्पोटेंसी का, नपुंसकता का सबसे बड़ा कारण है आयोडीन युक्त नमक। तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, सभी देशों में ये बैन कर दिया गया। फिर वहां का ये नमक भारत आ गया और भारत में सबको जबरदस्ती खिला रहे। तो हमने मुकदमा किया है सरकार के खिलाफ। तो एक दिन क्या हुआ कि भारत सरकार का एक अधिकारी वो आया अदालत में, मुकदमा होता है ना तो आना पड़ता है। तो हमने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम ये जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो सबको आयोडीन युक्त नमक? तो उसने कहा राजीव भाई बात ऐसी है कि हमारी भारत सरकार का फैमिली प्लानिंग फेल हो गया और जनसंख्या बहुत बढ़ गई, तो हम सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त नमक खिला रहे। 4-5 साल में नपुंसकता आ जाएगी, तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएंगे, तो भारत की समस्या का परिहार समाधान हो जाए। ऐसी हरामखोर सरकार है। इसलिए मेरी आपको छोटी सी विनती है कि आप ये आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल मत लाइएगा। आप नमक लाइए तो वो सेंधा नमक लाइए, पत्थर वाला, या तो काला नमक लाइए, नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का जो नमक आता है वो लाइए। उसको धोकर और कूटकर पीसकर पाउडर बना के उसको उपयोग में लाइए। बाजार से पैकेट में बंद जिस पर लिखा हुआ है आयोडाइज्ड, वो कभी मत लाइए। और मैं आपको एक माहिती देता हूं कि आप बोलेंगे कि घेंगा रोग हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा।
कभी नहीं होता। मैंने आज तक आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया, मुझे घृणा नहीं है। मेरे परिवार में किसी ने नहीं खाया, किसी को नहीं। क्यों नहीं होता घृणा, मैं आपको बताता हूं। आयोडीन की जरूरत जितनी हमारे शरीर को है उतनी आयोडीन सभी दालों में होती है। ये जो तूर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, सभी में आयोडीन है। हल्दी में भी है, हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, गाजर में आयोडीन है, मूली में आयोडीन है, बटाटा में आयोडीन है, जमीन के अंदर से जितनी सब्जियां निकलती है सभी में आयोडीन है, शेंगदाने में तो सबसे ज्यादा आयोडीन है। इसलिए जीवन में जो भी हम भोजन कर रहे हैं ज्यादातर भोज्य पदार्थों में आयोडीन है। फिर बाहर से आयोडीन लेने की कोई गरज और जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती सरकार ने अभियान चला रखा है और इस अभियान के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो भारत में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता लाना ताकि लोक संख्या कम हो। दूसरा उद्देश्य ये है कि 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए किलो बिकवाना। जो सादा नमक है वो 15 पैसे किलो आता है, लेकिन उसको 7 रुपए किलो सरकार ने बना दिया ये आयोडीन युक्त नमक के नाम पर। और आपकी जेब लूट रहे हैं वो, आप खुशी से लुटवा रहे हैं क्योंकि आपको माहिती नहीं है। आपको ये माहिती नहीं है कि आयोडीन तो सभी भोजन पदार्थों में है। हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, सभी दालों में आयोडीन है, जमीन के नीचे से जो भी सब्जी निकलती है सभी में आयोडीन है। बिना आयोडीन का दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की शरीर को कोई गरज और जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अतिरिक्त आयोडीन शरीर में आ जाए तो नपुंसकता आ जाती है, ये पक्का है। इसलिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए। सादा नमक लाइए, वही खिलाइए। और अगर आप जानवरों को पालते हैं, जैसे मछली है, दूध के लिए गाय है, उसको भी कभी आयोडीन युक्त नमक मत खिलाइए जानवरों। पता तकलीफ क्या आ रही है? बहुत सारे शेतकरी मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी गाय और भैंस को आयोडीन युक्त नमक खिलाओ तो वो गर्भवती ही नहीं होती गाय, मछली भी गर्भावस्था में नहीं आती। कितनी खराब चीज है ये आयोडीन युक्त नमक। इसलिए आप इसको ना खाएं तो अच्छा है। तो नमक कौन सा खाएंगे कल से तय कर लीजिए। वो सेंधा नमक सब जगह मिलता, थोड़ा महंगा आता है, वो ले आइए। और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता है, लाहौरी नमक के नाम से मिलता है, वो भी अच्छा है। नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का डेले वाला नमक वो सब गाँव में मिलता है, वो लाइए, उसी का उपयोग करें। काला नमक बहुत अच्छा है। हाँ वही संचर नमक जिसको कहते हैं वही काला नमक है। संचर नमक उसको मराठी में कहते हैं, काला नमक हिंदी में। तो आपको मैंने आपके स्वयं पाक घर में क्या क्या है, उनके औषधीय रूप क्या क्या है, क्या क्या औषधि। और ये बात मैं नहीं कहता, भारत के सबसे महान चिकित्सक जिनका नाम था चरक, उन्होंने कही। चरक ऋषि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुए और उनका ये मानना था कि भारतीय स्वयं पाक घर दुनिया का सबसे बड़ा औषध केंद्र है। अर्थात सारी औषध स्वयं पाक घर में है। अगर हम उसका ध्यान से सदुपयोग कर सकें तो वो हमारी चिकित्सा में सबसे ज्यादा उपयोगी है। कल मैंने आपको ऐसी ही कुछ औषध की माहिती दी थी जो स्वयं पाक घर में है और आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको मेथी के दाने के बारे में माहिती दी थी, थोड़ा सा मैंने आपको दालचीनी के बारे में बोला था, जीरे के बारे में बोला, हड़द के बारे में बोला, नमक के बारे में बताया। आपके स्वयं पाक घर में कुछ सब्जियां इस्तेमाल होती हैं भाजी पाला तरकारी के रूप में, दूधी भोपड़े के बारे में मैंने आपको कुछ माहिती दी थी। ऐसी ही कुछ माहिती आज जो कल छूट गई, अधूरी रह गई, और मैं आपको देना चाहता हूं। आज और कल की पूरी माहिती स्वयं पाक घर के बारे में जो है, इसमें आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कल जितना मैंने बताया, आज तो जो मैं बताऊंगा वो तो ठीक ही है, कल जो मैंने बताया उसमें आपके मन में कोई जिज्ञासा, प्रश्न ना समझ आया हो तो आप अभी 10 मिनट में आपको मैं समय देता हूं, आप पूछ लीजिए। क्योंकि कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछना अच्छा होता है बनिस्बत की उसको गलत करने से। मैंने आपको कुछ बोला और आपने उसको कुछ ठीक से समझा नहीं और गलत प्रयोग कर लिया
और आपको लाभ होने की जगह नुकसान हो गया तो फिर आप मुझे गाली देंगे कि राजीव भाई ने ऐसा बोला था, मैंने कुछ बोला था लेकिन आपने कुछ और सुना और उसकी वजह से तकलीफ हो सकती। तो कल जितना मैंने आपको बताया है, आपके मन में अगर कहीं समझ में नहीं आया हो, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो तुरंत पूछ लीजिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं नया विषय शुरू करूंगा। पूछिए। हेलो, तो कुछ पूछने का तो माइक नहीं रहा है, थोड़ा विचार दे कहीं। भोजन के बाद बेलडोड़ा लवंग खा सकते हैं? क्या पूछा आपने, फिर से कहिए। भोजन के बाद हाँ। बेलडोड़ा लवंग, लवंग हाँ, और बेलडोड़ा ऐसा कुछ खा सकते हैं? खा सकते हैं, लवंग खाने में कोई तकलीफ नहीं है। भोजन के बाद आप बड़ी सौंफ खा सकते हैं, भोजन के बाद छोटी सौंफ खा सकते हैं, लवंग खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं। भोजन के बाद आप पान खा सकते हैं, भोजन के बाद आप चूना खा सकते हैं, भोजन के बाद आप गुड़ खा सकते हैं। भोजन के बाद बहुत कुछ खाया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। कल आपने वो चूना बताया था पेट जी, के लिए, जी। वो प्रयोग किया तो उसे लगातार करने से फायदा होगा कुछ? हाँ, चूने का प्रयोग कम से कम 3 से 4 महीने आप करेंगे तो आपके बहुत सारे रोगों में बहुत फायदा होगा। चूने से जो रोग ठीक होते हैं, आपको कहीं भी घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या तो मनके का त्रास है, आपको कहीं भी नींद अच्छी नहीं आती है, सुबह उठते पे आलस्य बहुत रहता है, शरीर में फुर्ती नहीं है, चुस्ती नहीं है, भूख अच्छी नहीं लगती, शरीर बहुत बारीक है, अच्छा भोजन करने पे भी वजन नहीं बढ़ता है, ऐसी सभी बीमारियों में चूने से बहुत लाभ होगा आपको। आपने बहुत दिन लंबे समय तक शराब पिया है, शराब पीने से शरीर के अंदर के अंग खराब हो गए, तो भी चूना आपके लिए बहुत गुणकारी है। बार बार आपको सर्दी जुकाम होती है, शरीर की प्रतिकारक शक्ति बहुत कम हो गई है, उसका भी बहुत अच्छा इलाज इस चूने से होता है। घर के छोटे बच्चे हैं जिनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, उनको चूना खिलाइए तो बहुत अच्छे से ऊंचाई बढ़ती है। जो मतिमंद बच्चे हैं जिनकी मानसिक विकलांगता है, उनको चूना खिलाइए, वो भी बहुत है। तो चूना मैंने 48 रोगों में उपयोग करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम इसके आते हैं। और इसका साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति को होता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जिनको मूत खड़ा की शिकायत है, उनको कभी भी चूना नहीं खाना चाहिए, उन्हीं को इसका साइड इफेक्ट होता है, बाकी किसी को नहीं होता। जिनको भी मूत खड़ा की शिकायत है, अगर वो चूना खाएंगे तो मूत खड़ा और ज्यादा होगा और उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर वो मान लीजिए 2 मिलीमीटर का है तो 5 मिलीमीटर हो सकता है, 5 मिलीमीटर है तो 10 हो सकता है। तो बस एक ही लोग हैं, व्यक्ति हैं, स्त्री या पुरुष, जिनको चूना नहीं खाना चाहिए, वो है जिनको मूत खड़ा। पहले मूत खड़ा की बीमारी ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप भी चूना खा सकते हैं। एक आंख से जरा धोखापन दिखता है, उसमें कौन सा उपचार करना चाहिए? ये तो मैं अभी आगे बताऊंगा। कल मैंने जितनी बात कही है उतने पे प्रश्न करिए। और पेट की एसिडिटी, गैस, एसिडिटी का कल मैंने बताया था, सबसे अच्छी दवा है जीरा। जीरे को पानी में डालिए, पानी को उबालिए, उसको फिर हल्का ठंडा करके पी लीजिए, तो एसिडिटी की सभी तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी। और पानी का जो नियम मैंने बताया है, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, पानी हमेशा घूंट घूंट भर के पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना, और ठंडा पानी कभी नहीं पीना। ये 4 नियम का पालन करेंगे तो कभी जिंदगी में एसिडिटी नहीं आएगी। चूना खाने का प्रमाण और किसके साथ खाना चाहिए हो? मैंने कल बताया था कि एक दिन में 1 ग्राम से ज्यादा चूना कभी मत खाइए। आप बाजार में जाइए, पान की दुकान से चूने की एक छोटी सी पुड़िया मिलती है, उसमें लगभग 10 ग्राम चूना होता है। उसके 10 हिस्से करेंगे तो 1 ग्राम निकलेगा। वो 1 ग्राम चूना आप दही में मिला के खा सकते हैं, 1 कप दही में, या 1 गिलास साग में मिला के पी सकते हैं, 1 गिलास दूध के रस में मिला के पी सकते हैं, 1 गिलास किसी भी फल के रस में मिला के पी सकते हैं,
नहीं तो एक गिलास पानी में मिला के पी सकते। इकडे लेडीज 6 साल का लड़का है, उसको चूरने का एक शुरू करना है, तो वो पानी में तो नहीं लेंगे, तो दही में, साथ में, नहीं तो कोई जूस में, और वो किसी में नहीं लेता है ना तो दाल में उसके मिला दी, दाल में या सब्जी। बिचारा क्या नहीं तो गरीब के जो हाथ का फ्रैक्चर होता है, तुला खाल्ल्यावर मणक्यांचाही प्रवाह म्हणजे आजार बरा होतो, ते अंतर कमी झालेलं असेल ते पण बरं होतं। मनके के अंदर अगर अंतर आया है, गैप आया है, तो चूना खाने से बराबर गैप भर जाएगा। नहीं, कम हुआ है अंतर, गैप कम हुआ है। हाँ, किसको हुआ? आपको? हाँ, अच्छा। तो आप और क्या चाहते हैं, और गैप कम करना है? मैंने तो किस तरह से हो सकता है कि? हाँ बिल्कुल। खून बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? जी अभी बताता हूँ इसको। तो आज के विषय में ये बताऊंगा, कल जो मैंने बोला उतने पे प्रश्न करें। दमे की बीमारी वाले को दमे का मैं बताऊंगा अभी। जी, अदरक पीसी हुई, हाँ, और उसमें मध डाल के, हाँ, उसको गर्म करके, हाँ, बोले तो ज्यादा प्रमाण में गर्म करके, हाँ, तो दीगर कुल्ला किया, 2 चम्मच खाया तो चलेगा? नहीं चलेगा। कभी भी मध अगर मिला दिया है किसी चीज में तो उसको गर्म नहीं किया जा सकता। आप अगर अदरक के रस को पहले गर्म करिए, बाद में मध मिलाइए तो चलेगा। अगर अदरक के रस में मध मिला दिया तो ऐसे ही खा लेना अच्छा है, गर्म मत करिए, क्योंकि मध को गर्म करते ही वो विष में बदल जाता है। मध अकेली दुनिया की चीज है जो बिना गर्म किए ही खाई जाती है। अगर आपने उसको गर्म किया या किसी गर्म चीज में डाला तो वो विष में बदल जाता है, जहर हो जाता है। तो इसलिए अदरक के रस में मध मिलाना है तो ऐसे ही मिलाइए, या तो अदरक के रस को गर्म करिए, बाद में मध मिलाइए, फिर खा सकते। मेरा एक सवाल है जी, कि ओल्ड एज पर्सन के लिए सामान्यतः गुर्गा दुखी यह बीमारी बहुत लोगों में दिखाई जाती है। बिल्कुल। कि बैठते उठते समय या भागते टॉयलेट में जाते समय वो गुर्गा उसका सीधा होता नहीं और चलने में भी मुसीबत आती है। तो सामान्यतः ये बीमारी से हटने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कल बताया था, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। पारिजात नाम का एक पेड़ होता है, पारिजात को हिंदी में हार सिंगार भी कहते हैं। पारिजात के पेड़ के 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, 1 गिलास पानी में मिलाइए, पानी को खूब गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, रात भर उसको रखा रहने दीजिए, सुबह उठकर उसको खाली पेट पीना है। तो पारिजात के पत्ते का चटनी का बनाया हुआ रस किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, 95 वर्ष है, वहां तक ये दिया जा सकता है। और ये देते ही आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर तो अद्भुत परिणाम आएगा और 15-20 दिन के अंदर उनका घुटना बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाएगा। और ये ज्यादा से ज्यादा आप बुजुर्ग व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को 1 महीने तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि पारिजात के पत्ते में गर्मी बहुत होती है, तो 1 महीने से ज्यादा इसको देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उपचार करून सुद्धा डायबिटीज कमी होत नाही याच्यासाठी। हाँ, कल मैंने बताया डायबिटीज के बारे में। आपके घर में सबसे अच्छी औषध है जिसका नाम है मेथी का दाना। आप इस मेथी दाने को पानी में रात को डालिए, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, सवेरे उठकर उस मेथी दाने को चबा के खाइए, पीछे से उस पानी को पी जाइए। अगर ऐसा 3-4 महीने नियमित रूप से आपने किया, बहुत जल्दी आपकी डायबिटीज ठीक होगी। ये एक उपाय है। इसी में एक दूसरा उपाय भी है। आप चाहें और अच्छे से और जल्दी डायबिटीज ठीक करना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं 3 महीने में ही मेरी डायबिटीज तो ठीक होनी ही चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो मेथी दाने की जितनी मात्रा है इतनी ही मात्रा त्रिफला चूर्ण उसमें मिला दीजिए। त्रिफला चूर्ण आप समझते हैं? हरडे,
बहेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिलाकर बनता है त्रिफला। तो त्रिफला चूर्ण की मात्रा और मेथी दाने की मात्रा दोनों बराबर ले लीजिए। या तो मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, दोनों 1 गिलास पानी में रात को डाल दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए पूरा का पूरा, बिना उसको फिल्टर किए, बिना छाने हुए। तो सब कुछ जो है वो पेट में जाना चाहिए। तो त्रिफला चूर्ण और मेथी दाना बराबर मात्रा में एक दिन में कम से कम 2 चम्मच दोनों मिलाकर 1-1 चम्मच नियमित रूप से लेंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपको कभी जिंदगी में डायबिटीज था। तो ये दूसरा उपाय है डायबिटीज का। एक और उपाय है, अगर आप उसे कर सकें तो, कल मैंने ये नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। अपने घर में अगर कोरपड़ आप समझते हैं, द्वारपाठा, अंग्रेजी में हम लोग सब उसे एलोवेरा कहते हैं। तो कोरपड़ अगर है आपके घर में तो इसका पत्ता काटिए चाकू से और उसका ऊपर से छिलका उतारिए। जैसे ही आप छिलका उतारेंगे तो उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे थोड़ी देर लटकाएंगे, टप 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 सब पूरा रस निकल आएगा। तो 3 से 4 चम्मच उसका रस अगर सुबह सुबह खाली पेट आपने पी लिया तो भी 3 से 4 महीने में आपका डायबिटीज ठीक कर देगा। तो ये 3 चीजें हमारे स्वयं पाक घर में हैं। एक तो कोरपड़ है, दूसरा आपके पास मेथी का दाना है, तीसरा आपके पास त्रिफला का चूर्ण है। डायबिटीज ठीक करने के लिए सैकड़ों दवाएं हैं आयुर्वेद में, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही दवाएं आपको बता रहा हूं जो स्वयं पाक घर में हैं। वैसे तो मैं आपको इतनी दवाएं बता सकता हूं, आप उनको ढूंढते रहिए बाजार में, बहुत पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत पैसे खर्च करें फिर ठीक हो। बहुत पैसे खर्च करके ठीक करने वाले तो बहुत डॉक्टर 40 गांव में बैठे हैं। हाँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो आपके पैसे खर्च कराऊं। मैं ऐसा इलाज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जो आप बिना किसी खर्चे के आसानी के साथ अपने घर में बैठ के कर सकें। स्वयं पाक घर के बाहर आपको ना जाना पड़े। जी, टीस्पून। जब भी मैं कोई चम्मच की बात करूंगा तो हमेशा याद रखिए वो टीस्पून ही होगी। कभी भी मैं बोलूं 1 चम्मच ये 1 चम्मच ये तो वो टीस्पून ही होगा। दिवसातून 7-8 वेळा सर्दी होती, डोळ्यातून एक सारखं पाणी गळतं। बिल्कुल आसान है इसको ठीक करना। थोड़े दिन चूना खिला दीजिए। मैंने आपसे कहा था कल कि सर्दी होना माने प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है। बार बार सर्दी होना, सतत सर्दी होना, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है। इसको बढ़ाने की सबसे अच्छी दवा है चूना। दही में मिला के थोड़े दिन खिला दीजिए, सर्दी होना बिल्कुल बंद हो जाए। सर, लो बीपी और हाई बीपी का एक बार टेस्ट कीजिए। लो और हाई बीपी, लो बीपी के लिए मैंने बोला था कि नमक को पानी में मिला के पीना। लेकिन कौन सा नमक? मैंने आपको बोला था संचर नमक एक होता है, और एक आप वो नमक जिसको उपवास में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं? सेंधा नमक। कोई लोग उसको सेंधा नमक कहते हैं, कोई लाहौरी नमक कहते हैं, कोई पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। मूल बात उसमें यह है कि वो पत्थर से बना हुआ नमक है। नमक 2 तरह का है पूरी दुनिया में। एक तो दरिया के पानी से बनाया हुआ जो पैकेट में मिलता है, आप जिसको आयोडीन युक्त के नाम से जानते हैं, ये सब दरिया के पानी वाला नमक है। और दूसरा नमक है जिसको संचर नमक, काला नमक, सेंधा नमक, उपवास वाला नमक, ये पत्थर से बना हुआ है। तो ये जो पत्थर वाला नमक होता है ये दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा बिकता है। तो जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके लिए ये नियम है कि वो नमक को पानी में मिला के पिए। 1 गिलास पानी और उसमें 1 पाव चम्मच, चम्मच माने टीस्पून, नमक मिला के आप पीते रहिए। तो जिनको भी लो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि जिनको ऊंचा दबाव है रक्त का, उनके लिए नमक के पानी से स्नान करना।